नैतिक कहानियाँ। दो शहरी लड़के रास्ता भूल गए। अंधेरा बढ़ रहा था, अतः मजबूरन उन्हें एक सराय में रुकना पड़ा। आधी रात को एकाएक उनकी नींद उचट गई। उन्होंने पास के कमरे से आती हुई एक आवाज़ को सुना, कल सुबह एक हंडे में पानी खोला देना। मैं उन दोनों बच्चों का वध करना चाहता हूँ। दोनों लड़कों का खून जम गया। हे भगवान, वे बुदबुदाए, इस सराय का मालिक तो हत्यारा है। तुम ही मुझे। तुरंत उन्होंने वहाँ से भाग जाने का निश्चय किया। कमरे की खिड़की से वे बाहर कूद गए, पर बाहर पहुंचकर उन्होंने पाया कि बाहर दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। अंत में उन्होंने सुअरों के बाड़े में छिपने का निर्णय लिया। रात भर उन्होंने जागते हुए बिताई। सुबह सराय का मालिक सुअरों के बाड़े में आया, बड़ा सा छुरा तेज किया और पुकारा, आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारा आखिरी वक्त आ पहुंचा है। दोनों लड़के भय से कांपते हुए सराय के मालिक के पैरों पर गिर पड़े और गिड़गिड़ाने लगे। सराय का मालिक यह देखकर चकित रह गया। फिर पूछा, बात क्या है? हमने रात में आपको किसी से कहते सुना था कि सुबह आप हमें मौत के घाट उतारने वाले हैं। लड़कों ने जवाब दिया। सराय का मालिक यह सुनकर हंसा और, बेवकूफ लड़कों, मैं तुम लोगों के बारे में नहीं कह रहा था। मैंने तो दो नन्हे सुअरों के बारे में कहा था, जिन्हें मैं इसी तरह पुकारता हूँ। रामदास एक ग्वाले का बेटा था। रोज सुबह वह अपनी गायों को चराने जंगल में ले जाता था। हर गाय के गले में एक एक घंटी बंधी थी। जो गाय सबसे अधिक सुंदर थी, उसके गले में घंटी भी अधिक कीमती बंधी थी। एक दिन एक अजनबी जंगल से गुजर रहा था। वह उस गाय को देखकर रामदास के पास आया। यह घंटी बड़ी प्यारी है, क्या कीमत है इसकी? 20 रुपए, रामदास ने उत्तर दिया। बस सिर्फ 20 रुपए? मैं तुम्हें इस घंटी के 40 रुपए दे सकता हूँ। सुनकर रामदास प्रसन्न हो उठा। झट उसने घंटी उतारकर उस अजनबी के हाथ में थमा दी और पैसे अपनी जेब में रख लिए। अब गाय के गले में कोई घंटी नहीं थी। घंटी की टुनक से उसे अंदाजा हो जाया करता था, अतः अब इसका अंदाजा लगाना रामदास के लिए मुश्किल हो गया कि गाय इस वक्त कहाँ चर रही है। जब चरते चरते गाय दूर निकल आई तो अजनबी को मौका मिल गया। वह गाय को अपने साथ लेकर चल पड़ा। तभी रामदास ने उसे देखा। वह रोता हुआ घर पहुंचा और सारी घटना अपने पिता को सुनाई। उसने कहा, मुझे तनिक भी अनुमान नहीं था कि वह अजनबी मुझे घंटी के इतने अच्छे पैसे देकर ठग ले जाएगा। पिता ने कहा, ठगी का सुख बड़ा खतरनाक होता है। पहले वह हमें प्रसन्नता देता है, फिर दुख, अतः हम पहले ही उसका सुख नहीं उठाना चाहिए। लालच से कभी भी सुख नहीं मिलता। एक थी बिल्ली। मुर्गी के बच्चे उसे बहुत ही भाते थे। रोजाना 2-4 बच्चों को वह कहीं न कहीं से खोज खाज कर खा जाती थी। एक दिन उसे भनक मिली कि एक मुर्गी बीमार है। वह हमदर्दी जताने मुर्गी के दरबे के पास आई और कहा, कहो बहन, कैसी हो? क्या मैं तुम्हारी ऐसी हालत में तुम्हारी कुछ काम आ सकती हूँ? तुम्हारी सेवा करना मेरा फर्ज भी तो है। बीमार मुर्गी क्षण भर सोचती रही, फिर बोली, अगर तुम सचमुच मेरी सेवा करना चाहती हो तो मेरे परिवार से दूर रहा और अपनी जमात वालों से भी ऐसा ही करने को कहो। दुश्मन की शुभकामनाओं पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जब उन दिनों महादेव गोविंद रानडे हाई कोर्ट
के जज थे। उन्हें भाषाएं सीखने का बड़ा शौक था। अपने इस शौक के कारण उन्होंने अनेक भाषाएं सीख ली थी, किंतु बंगला भाषा अभी तक नहीं सीख पाए थे। अंत में उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने एक बंगाली नाई से हजामत बनवानी शुरू कर दी। नाई जितनी देर तक उनकी हजामत बनाता, वे उससे बंगला भाषा सीखते रहते। रानडे की पत्नी को यह बुरा लगा। उन्होंने अपने पति से कहा, आप हाई कोर्ट के जज होकर एक नाई से भाषा सीखते हैं, कोई देखेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी। आपको बांग्ला सीखनी ही है तो किसी विद्वान से सीखिए। रानडे ने हंसते हुए उत्तर दिया, मैं तो ज्ञान का प्यासा हूँ, मुझे जाति पात से क्या लेना देना। यह उत्तर सुन पत्नी फिर कुछ ना बोली। ज्ञान ऊंच नीच की किसी पिटारे में बंद नहीं रहता। गर्मियों की एक सुबह घनिष्ठ मित्र तोताराम और कल्लू एक जंगल में गए। सहसा उन्हें कोयल की कूक सुनाई पड़ी। यह एक पक्षी की आवाज़ है जो कि किसी मंगल की सूचना देती है। अंधविश्वासी तोताराम ने कहा, मैंने इसकी आवाज़ सुबह सुबह सुनी है। मुझे विश्वास है कि आज का दिन बड़ा भाग्यशाली होगा। अवश्य ही मुझे रुपयों से भरा थैला मिलेगा। नहीं, कल्लू ने तोताराम की बात का प्रतिवाद किया, जो उससे भी अधिक फहमी था। तुम मुझसे अधिक भाग्यशाली नहीं हो। मुझे विश्वास है यह आवाज़ मेरे लिए अधिक भाग्यशाली साबित होगी। तुम देखना, जरूर मुझे अच्छी खासी रकम प्राप्त होगी। खूबसूरत मौसम का मजा लेने के बजाय वे दोनों इसी बात पर लड़ने लगे। तू मैं के बाद हाथापाई पर उतारू हो गए। कुछ ही समय में वे बुरी तरह जख्मी हो गए। दोनों डॉक्टर के पास पहुँचे। डॉक्टर ने उनसे पूछा कि वे आखिर इस स्थिति में पहुँचे कैसे। सारी घटना बयान करने के बाद उन दोनों ने डॉक्टर से पूछा, आप बताइए, क्या कोयल ने इसके भाग्यशाली होने की सूचना दी थी। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, कोयल ने मेरे भाग्यशाली होने की सूचना दी थी। अगर तुम दोनों इसी तरह लड़ झगड़ कर हाथ पैर तोड़ते रहे तो मुझे रुपयों का ढेर तुम्हारे इलाज की एवज में मिलता रहेगा। बेकार के झगड़े से दूसरों का ही फायदा होता है। विधवा कमला देवी अपनी 2 पुत्रियों के साथ बड़ी गरीबी में दिन बिता रही थी। अब तक जो भी जमा पूंजी उसके पास थी, सब खर्च हो चुकी थी। तिस पर आय का एकमात्र सहारा उसकी गाय भी मर गई। वह बड़ी परेशान थी। आखिर करे क्या? बस एक ही रास्ता है। अगर भगवान हमें कहीं से एक गाय दे दे, विश्वास और हिम्मत से काम करो, ईश्वर अवश्य तुम्हारी मदद करेगा। उनके पड़ोसी ने उनसे कहा, पर हम करें क्या? कमला देवी ने निराशा से भरकर कहा, तुम अपनी आमदनी बढ़ाओ। तुम सब बहुत अच्छी कढ़ाई बुनाई जानती हो। प्रतिदिन 3-4 घंटा यह काम अतिरिक्त करो ताकि कुछ ऊपरी आमदनी हो सके, उसे जमा करो। दूसरी बात यह है कि अपनी चाय का खर्चा कम कर दो। रोज सुबह दलिया बनाकर उसका पानी पियो, जो स्वास्थ्यवर्धक भी होगा और बचत भरा भी। इस तरह जल्दी ही दूसरी गाय खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। कमला देवी और उसकी पुत्रियों ने अपने पड़ोसी के सुझाव के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया। साल के अंत में उनके पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि वे एक अच्छी गाय खरीद सके। कहानी से शिक्षा: मेहनत, बचत और समझदारी आदमी के लिए दूसरा ईश्वर है। एक बनिया था, भला था, भोला था, नीम पागल था। एक छोटी सी दुकान चलाता था। दाल, मुरमुरे, रेवड़ी जैसी चीज़ें बेचता था और शाम तक दाल रोटी का जुगाड़ कर लेता था। एक रोज़ दुकान बंद कर
देर रात वह अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे कुछ चोर मिले। बनिए ने चोरों से पूछा, इस वक्त अंधेरे में आप लोग कहाँ जा रहे हैं? चोर बोले, भैया हम तो सौदागर हैं, आप हमें क्यों टोक रहे हैं? बनिए ने कहा, लेकिन एक पहर रात बीतने के बाद आप जा कहाँ रहे हैं? चोर बोले, माल खरीदने। बनिए ने पूछा, माल नगद खरीद या उधार? चोर बोले, ना नगद ना उधार, पैसे तो देने ही नहीं हैं। बनिए ने कहा, आपका यह पैसा तो बहुत बढ़िया है, क्या आप मुझे भी अपने साथ ले चलेंगे? चोर बोले, चलिए, आपको फ़ायदा ही होगा। बनिए ने कहा, बात तो ठीक है, लेकिन पहले यह तो बताओ कि यह धंधा कैसे किया जाता है? चोर बोले, लिखो किसके घर के पिछवा? बनिए ने कहा, लिखा। चोर बोले, चुपचाप सेंध लगाना। बनिए ने कहा, लिखा। चोर बोले, फिर दबे पाँव घर में घुसना। बनिए ने कहा, लिखा। चोर बोले, जो भी लेना हो उसे इकट्ठा करना। बनिए ने कहा, लिखा। चोर बोले, ना तो मकान मालिक से पूछना और ना उसे पैसे देना। बनिए ने कहा, लिखा। चोर बोले, जो भी माल मिले उसे लेकर घर लौट जाना। बनिए ने सारी बातें कागज पर लिख ली और लिखा हुआ कागज जेब में डाल लिया। बाद में सब चोरी करने निकले। चोर एक घर में चोरी करने घुसे और बनिया दूसरे घर में चोरी करने पहुंचा। वहां उसने ठीक वही किया जो कागज में लिखा था। पहले पिछवाड़े सेंध लगाई, तभी पाँव घर में घुसा, दिया सलाई जलाकर दिया जलाया, एक बोरा खोजकर उसमें पीतल के छोटे बड़े बर्तन बेफिक्री से भरने लगा। तभी एक बड़ा तसला उसके हाथ से गिरा और सारा घर उसकी आवाज़ से गूंज उठा। घर के लोग जाग गए। सबने चोर चोर चिल्लाकर बनिए को घेर लिया और उसे मारने पीटने लगे। बनिए को ताज्जुब हुआ। मार खाते उसने अपनी जेब में रखा कागज निकाला और उसे एक नज़र पर डाला। फिर तो वह जोश में आ गया। जब सब लोग उसकी मरम्मत कर रहे थे, तभी बनिया बोला, भाइयों, यह तो लिखा पढ़ी से बिल्कुल उल्टा हो रहा है। यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। बनिए की बात सुनकर सब सोच में पड़ गए। मारना पीटना रोककर सबने पूछा, यह तुम क्या बक रहे हो? बनिए ने कहा, लीजिए यह कागज देख लीजिए, इसमें कहीं पिटाई का जिक्र है। घर के लोग तुरंत समझ गए। उन्होंने बनिए को घर से बाहर धकेल दिया। कहानी से शिक्षा, सोच विचार कर किया कार्य कभी कष्टदायक नहीं होता। फ्रांसिस वेलेंट पार्कर अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा विशेषज्ञ थे। बहुत दूर दूर से लोग बच्चों की शिक्षा के बारे में उनसे परामर्श लेने आया करते थे। एक दिन उनका कहीं भाषण हो रहा था। भाषण पूरा होने पर एक महिला उनके पास आई। उसने पार्कर महोदय से पहला सवाल किया, मैं अपने बच्चे का शिक्षण प्रारंभ करना चाहती हूँ, इसके लिए कौन सा समय ठीक होगा? पार्कर ने पूछा, आपका बच्चा कब पैदा होगा? यह सुनकर महिला को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोली, बच्चा तो आज से 5 वर्ष पहले पैदा हो चुका है। पार्कर ने कहा, श्रीमती जी, तब तो आपने अपने बच्चे के 5 सुनहरे वर्ष बर्बाद कर दिए। शिक्षण का कार्य तो बच्चे के जन्म के साथ ही शुरू हो जाना चाहिए। जल्दी घर जाइए और बच्चे का शिक्षण अभी से शुरू कर दीजिए। इस कहानी से शिक्षा, ज्ञान और शिक्षा के लिए कोई समय बंधन नहीं है। एक वृद्ध पिता अपने 3 पुत्रों के साथ रहता था। तीनों पुत्र बहुत मेहनती पर आपस में झगड़ते रहते थे। एक दिन पिता ने सब बच्चों को बुलाया और अपने बड़े पुत्र से पिता ने वह गट्ठर तोड़ने के लिए कहा। पुत्र अत्यंत बलशाली था। अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी वह उसे तोड़ने में असफल रहा। बारी बारी से अन्य पुत्रों ने भी अपना जोर आजमाया, पर सभी असफल रहे। अब पिता ने गट्ठर को खोलकर उन्हें एक एक लकड़ी उठाने के लिए कहा।
सभी पुत्रों ने गट्ठर में से एक एक लकड़ी उठा ली। पिता ने पुत्रों से कहा, इन्हें तोड़ो। सबने बड़ी सरलता से अपनी अपनी लकड़ियां तोड़ डाली और आश्चर्य से पिता की ओर देखने लगे। मुस्कुराते हुए पिता ने कहा, मेरी मृत्यु के पश्चात तुम सब इसी गट्ठर की तरह इकट्ठे रहना, आपस में कभी लड़ाई नहीं करना, एकता बनाए रखना। कोई भी शक्ति तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। यदि अलग हो जाओगे तो उस लकड़ी की भांति तुरंत टूट जाओगे। पुत्रों को बात समझ आ गई और उन्होंने प्रेम से साथ रहने का वादा किया। शिक्षा, एकता में बहुत बल होता है। एक समय की बात है, एक बूढ़ी औरत थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह बहुत ही अकेली थी। एक दिन उसने जिंजर ब्रेड का एक लड़का बनाने का निर्णय किया। उसने आटा गूंथकर उसे एक लड़के का आकार दिया, किशमिश से आंखें और मुंह बनाकर चीनी से बाल और कपड़े बनाए, मीठी गोलियों के बटन लगाकर उसे पकने के लिए तंदूर में डाल दिया और दूसरे काम करने लगी। कुछ समय के बाद उसने तंदूर खोला तो जिंजर ब्रेड मैन कूदकर बाहर निकला और भागने लगा। बूढ़ी औरत उसके पीछे पीछे भागी और भागता ही जाता था। साथ में गाता जाता था, भागो भागो, पूरी ताकत से भागो, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, मैं जिंजर ब्रेड मैन हूँ। दौड़ते दौड़ते उसकी मुलाकात एक गाय, एक घोड़े और एक बकरी से हुई, पर कोई उसे न पकड़ सका। वह एक तालाब के किनारे पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात एक लोमड़ी से हुई। उसे देखकर जिंजर ब्रेड मैन ने अपनी सेखी वगारी, मुझे कोई नहीं पकड़ सका है, मैं जिंजर ब्रेड मैन हूँ। लोमड़ी ने कहा, मैं तो तुम्हारी सखी हूँ, तुम्हें खाना नहीं चाहती, तुम थोड़ा आराम कर लो, थक गए हो। ज्यों ही वह आराम करने बैठा, लोमड़ी ने लपक कर उसे खा लिया। शिक्षा, जल्दी का काम शैतान का। वर्षों पुरानी बात है। चीन में एक राजा था। उसके महल के पास में ही एक जंगल था। इस जंगल में रहने वाली एक बुलबुल बहुत ही मीठी आवाज में गाती थी। एक दिन राजा ने अपने मंत्री को उसे लाने का आदेश दिया। मंत्री किसी तरह उसे पकड़ने में सफल हो गया। एक पिंजरे में बंद कर राजा के सामने बुलबुल को लाया गया, पर कैद हो जाने के कारण बुलबुल उदास हो गई। उसने खाना पीना गाना सब छोड़ दिया। कई दिन व्यतीत हो गए। रानी को बुलबुल पर दया आई और उसने पिंजरा खोल दिया। बुलबुल उड़ती हुई अदृश्य हो गई। राजा बुलबुल के संगीत का दीवाना था। उसने मंत्री से दूसरी चिड़िया लाने के लिए कहा। मंत्री ने राज्य के शिल्पकार से हूबहू वैसे ही मिट्टी की बुलबुल बनवाई, जो गाती भी थी। राजा सोने से पहले उसका गाना सुनता था। एक दिन वह गिरकर टूट गई। राजा उदास और बीमार रहने लगा। एक दिन रानी की कृपा का प्रतिदान देने वही बुलबुल आई और खिड़की पर बैठकर गाने लगी। राजा ठीक होने लगा। अब प्रतिदिन रात को बुलबुल आती, गाना गाती और राजा को सुलाकर चली जाती। शिक्षा, स्वतंत्रता अनमोल है। सानू एक बहुत ही प्यारा बच्चा था। उसके पास रंग बिरंगे खिलौने थे। उनमें टिन के सिपाही की पूरी सेना भी थी, पर एक सिपाही लंगड़ा था। खिलौनों में एक गत्ते का महल और एक नर्तकी भी थी। सानू ने लंगड़े सिपाही में कुछ विशेषता देखी और उसे सेना का कप्तान बना दिया। शाम के समय सानू जब बाहर खेलने जाता तो खिलौने सजीव होकर आपस में खेलना शुरू कर देते। कप्तान नर्तकी की सुंदरता से उसकी ओर आकर्षित होने लगा था। एक दिन सानू के मित्र आए और मित्र ने लंगड़े कप्तान को बेकार समझकर खिड़की से बाहर नाली में फेंक दिया। कप्तान बहता बहता गट्ठर चला गया और वहां से समुद्र में वहां उसे एक बड़ी मछली ने निगल लिया। वह मछली एक मछुआरे द्वारा पकड़ी गई। मछुआरे से उसे एक
बावर्ची ने खरीद लिया। बावर्ची ने जब उसे काटा तो कप्तान बाहर निकला। कप्तान को वह जगह जानी पहचानी सी लगी। बावर्ची कप्तान को सानुकी देने जा रहा था कि अचानक उसका पैर एक छोटी गाड़ी पर पड़ा और बावर्ची फिसलकर गिरा। कप्तान हाथ से छूटकर अलाव में गिर पड़ा। कप्तान जलने लगा। तभी हवा का झोंका नर्तकी को उड़ाकर आग में ले गया। अंततः कप्तान को उसकी नर्तकी मिल गई। शिक्षा: कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत साल पहले की बात है। पक्षियों का एक झुंड एक खेत के ऊपर से जा रहा था। पक्षियों के झुंड में एक नन्ही अबाबिल भी थी। अबाबिल अपनी दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध है। उसने सभी चिड़ियों से कहा, इस किसान से सावधान रहना। चलो नीचे चलकर हम सब मिलकर सारे बीजों को चुगलकर निकाल लेते हैं। किसान सन के बीज बो रहा है। सभी चिड़ियों ने कहा, तो बोने दो, हमें उससे क्या करना है। अबाबिल ने समझाया, सन से रस्सियाँ बनाई जाती हैं और फिर उन्हीं रस्सियों से जाल बनाया जाता है जो हम जैसी चिड़ियों तथा मछलियों को पकड़ने के काम में लाया जाता है। इन्हें निकाल दो, अन्यथा पछताओगे। अबाबिल के कहने पर किसी ने भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। थोड़े समय बाद सन में अंकुर फूट गए और पौधे बनने लगे। फसल तैयार हो गई और उससे रस्सी बनाई गई। रस्सी से जाल बुना गया और वही जाल चिड़ियों को पकड़ने में काम लाया जाने लगा। अबाबिल का कहना सही निकला। शिक्षा: पहले से ही सावधानी बरतना अच्छा होता है। बहुत पुरानी बात है। एक टोपी वाला था। वह मस्ती में हाक लगाता, टोपियाँ ले लो टोपियाँ, रंग बिरंगी टोपियाँ, 5 की 10 की, हर उम्र के लिए टोपियाँ ले लो। एक शहर से दूसरे शहर टोपियाँ बेचने जाया करता था। एक बार जंगल से गुजरते समय वह थक कर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठ गया। शीघ्र ही उसकी आँख लग गई। पेड़ पर ढेर सारे बंदरों का बसेरा था। उन्होंने टोपी वाले को सोते देखा तो नीचे उतर आए और उसकी गठरी खोलकर टोपियाँ ले ली और वापस पेड़ पर जाकर बैठ गए। सभी टोपियाँ पहनकर खुशी से ताली बजाने लगे। ताली की आवाज़ सुनकर टोपी वाले की आँख खुल गई। उसने अपनी गठरी खोली और टोपियों को गायब पाया। इधर उधर देखा पर टोपियाँ नहीं दिखीं। अचानक उसकी दृष्टि पेड़ पर टोपी पहने बंदरों पर पड़ी। टोपी वाले को कुछ सूझा। उसने अपनी टोपी उतारी और नीचे फेंक दी। नकलची बंदरों ने उसकी नकल उतारी। नकलची बंदरों ने उसकी नकल उतारी और उन्होंने भी अपनी टोपियाँ उतारकर नीचे फेंक दी। टोपी वाले ने उन्हें समेटा और गठरी बनाकर खुशी खुशी हौक लगाता हुआ चल पड़ा। टोपी ले लो भाई टोपी, रंग बिरंगी टोपी। शिक्षा: बुद्धिमत्ता मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण निधि है। एक समय की बात है। एक गांव के मंदिर में एक हाथी रहता था। वह प्रतिदिन संध्या के समय नदी में स्नान करने जाया करता था। नदी में पानी से थोड़ी देर खेलता और फिर स्नान कर मंदिर वापस आ जाता था। लौटते समय वह एक दर्जी की दुकान पर रुकता था। दर्जी उसे प्यार से केला खिलाया करता था। यह उसकी नियमित दिनचर्या थी। एक दिन दर्जी किसी काम से शहर गया हुआ था। दुकान पर दर्जी का बेटा बैठा था। हाथी आया और उसने केले के लिए अपनी सूंड उसकी ओर बढ़ाई। बेटे को शरारत सूझी। उसने हाथी की सूंड में सुई चुभो दी। हाथी दर्द से तिलमिलाकर चुपचाप वापस चला गया।
अगले दिन फिर हाथी नदी पर नहाने गया। लौटते समय दर्जी की दुकान पर रुका और केले के लिए सूंड बढ़ाया। इस बार भी लड़के ने उसे सुई चुभो दी। क्रुद्ध होकर हाथी ने अपनी सूंड में भरा हुआ कीचड़ का फव्वारा दर्जी के बेटे पर डाल दिया। उसी समय दर्जी वापस आ गया। सच्चाई जानकर दर्जी ने अपने पुत्र को डांटा, यह हाथी हमारा मित्र है, उससे क्षमा मांगो। और फिर दर्जी ने हाथी को प्यार से अपने हाथों से केले खिलाए। हाथी वापस चला गया। शिक्षा: दया अपने आप में ही एक गुण है। एक नन्ही लाल मुर्गी अपने 3 मित्रों कुत्ता, बतख और बिल्ली के साथ रहती थी। नन्ही लाल मुर्गी बहुत मेहनती थी, परंतु उसके दोस्त आलसी थे। एक दिन उसे एक मक्के का दाना मिला। मेहनती मुर्गी ने अकेले ही दाना बोया। जब उसमें मक्के लगे तो अकेले ही काटा। फिर वो उसे चक्की वाले के पास ले गई। चक्की वाला मुर्गी की मेहनत से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मक्के का आटा पीसा और उसे दे दिया। घर आकर अपने आलसी मित्रों को शिक्षा देने के लिए नन्ही लाल मुर्गी ने मात्र अपने लिए सूप बनाया और सब देखते रह गए। मेहनत का फल मीठा होता है। एक जंगल में एक खरगोश रहता था। उसके ढेर सारे मित्र थे। एक दिन खरगोश ने कुछ शिकारी कुत्तों की आवाज़ सुनी। वे जंगल की ओर आ रहे थे। खरगोश बहुत डर गया। अपनी जान बचाने के लिए वह अपने मित्रों के पास सहायता मांगने गया। घोड़े के पास पहुंचकर उसने सारी बात बताई और कहा, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? कृपया मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर यहाँ से ले चलिए। घोड़े ने कहा, क्षमा करना भाई, मुझे अभी बहुत काम है। खरगोश बैल के पास गया और बोला, मेरी जान पर बन आई है, क्या आप अपने नुकीले सींगों से शिकारी कुत्तों को डरा देंगे? बैल ने कहा कि उसे किसान की पत्नी के पास जाना है। खरगोश भालू के पास गया। उसने भी व्यस्तता का बहाना बनाया। खरगोश ने बकरी के पास जाकर कहा, बहन, शिकारी कुत्तों से मुझे बचा लो। बकरी बोली, मुझे उनसे बहुत डर लगता है, क्षमा करो, मैं जरा जल्दी में हूँ, तुम किसी और से सहायता ले लो। शिकारी कुत्ते बहुत पास आ चुके थे। खरगोश ने अब भागना शुरू किया। सामने ही उसे एक बिल दिखाई दिया। उसमें छिपकर खरगोश ने अपनी जान बचाई। शिक्षा: दूसरों पर निर्भर रहने की जगह स्वयं पर भरोसा करना चाहिए। एक गांव में एक गडेरिये का बेटा था। वह प्रतिदिन अपने भेड़ों को चराने के लिए पहाड़ी पर ले जाया करता था। सारे दिन पहाड़ी पर भेड़ों के साथ अकेले रहने में उसे बड़ी ऊब होती थी। एक दिन बैठे बैठे उसने मनोरंजन हेतु कुछ करने का सोचा। पहाड़ी पे से वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, बचाओ। गांव वालों ने उसकी चीख सुनी। सभी किसानों ने अपना काम छोड़ा और उसे बचाने के लिए भाग आए। उनका इस प्रकार भागकर आना गडेरिये के बेटे को बड़ा रोचक लगा। वह खुश होकर ताली बजाता हुआ बोला, मैं तो मजाक कर रहा था। गांव वालों को लड़के का मजाक अच्छा नहीं लगा और वे बहुत क्रोधित हुए। थोड़े दिनों के बाद उस लड़के ने फिर से झूठा शोर मचाया। गांव वालों को बहुत बुरा लगा। कुछ दिनों बाद सचमुच अचानक से भेड़िया आ गया। गडेरिये का बेटा डरकर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ।
भेड़िया आया बचाओ। किसानों ने उसकी आवाज़ सुनी पर सोचा कि यह फिर से मजाक कर रहा होगा। भेड़िए ने कई भेड़ों को मार डाला और लड़का कुछ न कर सका। शिक्षा: झूठे व्यक्ति का सच बोलने पर भी विश्वास नहीं करा जाता है। बहुत समय पहले की बात है। दो चूहे भाई थे। एक भाई शहर में रहता था और दूसरा गांव में। एक दिन शहर वाला चूहा गांव वाले भाई से मिलने गया। गांव वाले चूहे ने अपने भाई को जलपान के रूप में कुछ अन्न के दाने खाने के लिए परोसा। शहर वाले चूहे की नाक चढ़ गई। उसे मोटा अन्न खाने की आदत जो नहीं थी। शहर वाले चूहे ने शहर की बड़ी तारीफ करी और अपने भाई को शहर आने के लिए आमंत्रित किया। वह राजी हो गया और दोनों चूहे शहर आ गए। शहरी चूहा एक बड़े से मकान के गैराज में रहता था। वहाँ की तड़क भड़क गांव वाले चूहे को आकर्षित कर रही थी। दोनों भोजन करने खाने वाले हॉल में पहुँचे। वहाँ नाश्ते से बचा हुआ ढेर सारा भोजन पड़ा था। दोनों केक खाने लगे। अचानक उन्हें गुर्राहट सुनाई दी। दरवाजा खुला और मालिक के दो बड़े कुत्ते भीतर आए। शहरी चूहा अपने भाई को लेकर भागा और छिप गया। गांव वाला चूहा सारी स्थिति समझ गया और वापस अपनी शांतिपूर्ण जिंदगी जीने गांव चला गया। शिक्षा: जीवन में सुरक्षा और शांति सर्वोपरि है। एक समय की बात है। सूर्य और हवा में बहस छिड़ गई कि कौन अधिक बलवान है। हवा अपने आप को बलशाली बता रही थी पर सूर्य उसे बड़ा नहीं मान रहा था। मामला उलझता ही जा रहा था। तभी उन्हें सामने से एक यात्री आता दिखाई दिया। यात्री को देखकर हवा को एक युक्ति सूझी। उसने सूर्य से कहा, देखो, एक यात्री आ रहा है। हम में से जो भी उसके चादर उतरवा देगा वही बलशाली होगा। तुम बादलों की ओट में हो जाओ। सूर्य बादलों के पीछे छिप गया। हवा जोर से चलने लगी। हवा की गति जितनी बढ़ती, यात्री उतनी ही तेजी से अपनी चादर को पकड़ लेता ताकि ठंड से बचा रहे। जो लगा कर हवा थक गई, हार गई, पर किसी भी प्रकार वह यात्री की चादर नहीं उतरवा पाई। अंततः वह शांत हो गई। अब सूर्य की बारी आई। वह बादलों के पीछे से निकलकर चमकने लगा। तेज गर्मी से परेशान होकर यात्री ने अपनी चादर उतार दी। हवा ने अपनी हार मान ली और सूर्य विजयी हुआ। शिक्षा: कभी भी अपनी ताकत और योग्यता पर घमंड नहीं करना चाहिए। एक बार एक भेड़िया अपने शिकार खा रहा था। तभी एक हड्डी का टुकड़ा उसके गले में अटक गया, जिससे उसे गले में दर्द होने लगा। भेड़िया दर्द से छटपटाने लगा। उसे सांस लेने में भी कठिनाई होने लगी। कईयों से उसने सहायता मांगी और बदले में पुरस्कार देने का भी वादा किया, पर किसी ने उसकी सहायता नहीं की। अंत में एक सारस को उस पर दया आई। उसने भेड़िए को कहा, तुम करवट लेकर अपना मुंह खोलकर लेट जाओ। भेड़िया अपना मुंह खोलकर लेट गया। सारस ने अपनी लंबी चोंच उसके गले में डाली और फंसी हुई हड्डी को खींचकर निकाल दिया। भेड़िए की जान में जान आ गई। सारस ने भेड़िए से अपने पुरस्कार की मांग की तो भेड़िए ने कहा, मूर्ख पक्षी, तुम अपने भाग्य को सराहो कि अभी तक जीवित हो। जब तुमने अपनी चोंच मेरे मुंह में डाली थी, चाहता तो तभी तुम्हें चिढ़ कर जाता। क्या तुम्हारा जीवित रहना किसी पुरस्कार से कम है? शिक्षा: भले के साथ ही भलाई करनी चाहिए। एक बार एक भेड़िया किसी पहाड़ी झरने पर ऊपर की ओर पानी पी रहा था। उसकी दृष्टि नीचे की ओर पानी पी रहे एक मेमने पर पड़ी। मेमने के नरम मांस को खाने की कल्पना से ही भेड़िए के मुंह में पानी भर आया और वह तरकीब सोचने लगा। उसने मेमने को डांटते हुए कहा, अरे ओ मेमने, इस पानी को गंदा करने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? देखते नहीं हो
मैं पानी पी रहा हूँ। मेमना भेड़िए को देखकर डर गया, फिर भी साहस बटोरकर बोला, श्रीमान, मैं भला पानी कैसे गंदा कर सकता हूँ? पानी तो आपकी ओर से बहकर नीचे आ रहा है। ठीक है, पर तुमने मुझे पिछले बरस गाली क्यों दी थी? क्रोधित भेड़िए ने पूछा। सहमे हुए मेमने ने कहा, मैं तो कुल 6 महीने का हूँ, आपको साल भर पहले गाली कैसे दे सकता हूँ? मेरा तो जब जन्म ही नहीं हुआ था। और वह कांपने लगा। तो फिर तुम्हारे पिता होंगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और भेड़िया मेमने पर टूट पड़ा। शिक्षा: झगड़े का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। किसी जंगल के पास एक बेड़े में बहुत सारी भेड़ रहती थी। जंगल में रहने वाला भेड़िया उन्हें खाना चाहता था, पर उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाती थी। भेड़ों की रखवाली के लिए गडेरिए ने बड़े ही चौकन्ने कुत्ते रखे हुए थे। भेड़िया कुत्तों के कारण उन्हें पकड़ नहीं पाता था। एक दिन भेड़िए ने एक भेड़ की खाल को जमीन पर पड़ा हुआ देखा। उसने सोचा, इसे पहनकर मैं भेड़ों के झुंड में मिल जाऊंगा और गडरिए को शंका भी नहीं होगी। रात में अवसर पाकर जी भरकर इन्हें खाऊंगा। भेड़ की खाल भेड़िए ने पहन ली और भेड़ों के झुंड में मिल गया। एक भेड़ भेड़िए के पीछे पीछे चली गई। भेड़िए मौका देखकर उसे चट कर गया। अगले दिन फिर भेड़िया खाल ओढ़कर भेड़ों के झुंड में जा मिला। एक दिन बेड़े के मालिक ने अपने रसोइयों से भेड़ के भोजन की फरमाइश करी। रसोइया ने भेड़िए को भेड़ समझकर मार डाला। शिक्षा: बुरा करने वालों का बुरा ही होता है। एक हिरण था, पोखर में पानी पीने गया। पानी पीते समय उसने पानी में अपनी परछाई देखी। हिरण प्रसन्न होते हुए सोचने लगा, ईश्वर ने मुझे इतने सुंदर सींग दिए हैं, काश मेरे पैर भी इतने ही खूबसूरत होते। ये इतने पतले हैं कि मैं इन्हें देखकर दुखी हो जाता हूँ। तभी एक शिकारी ने निशाना साधकर हिरण पर तीर छोड़ दिया। हिरण ने अपनी फुर्तीले पैरों से छलांग लगाई और दूसरे निकल गया, पर उसके सींग एक पेड़ में उलझ गए। हिरण ने बहुत जोर लगाया, पर भागने में सफल नहीं हुआ। शिकारी ने उसे पकड़ लिया। शिक्षा: अपनी ताकत को पहचानो। एक दिन एक कंजूस व्यक्ति के दोस्त ने अपने मित्र की कंजूसी की आदत छुड़ाने की सोची। वह उसे बाजार ले गया और बोला, प्रिय मित्र, तुम क्या खाना पसंद करोगे? कंजूस बोला, भूख लगी है, चलो भोजन किया जाए। वे एक होटल में जाकर कंजूस के दोस्त ने होटल मालिक से पूछा, भोजन कैसा है? होटल मालिक ने कहा, मिठाई की तरह स्वादिष्ट। कंजूस का दोस्त बोला, क्यों ना भोजन के साथ स्थान पर कुछ मीठा खाया जाए। फिर वे एक शहद बेचने वाले की दुकान पर गए और पूछा, शहद कैसा है? शहद बेचने वाला बोला, एकदम शुद्ध, बिल्कुल पानी की तरह। कंजूस का दोस्त बोला, अरे फिर यूं ही पैसे क्यों व्यर्थ करें, चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हें घर पर शुद्ध शहद के रूप में पानी दूंगा। फिर घर पहुंचकर कंजूस के दोस्त ने उसे पानी से भरा एक बर्तन थमा दिया। कंजूस समझ गया कि उसके दोस्त ने उसे सबक सिखाने के लिए ही ऐसा किया है, इसलिए उसने उस दिन से कंजूसी छोड़ दी। धर्मदास एक मेहनती एवं ईश्वर में आस्था रखने वाला व्यक्ति था। अपनी सफलता के लिए वह हमेशा ईश्वर को धन्यवाद दिया करता था। धीरे धीरे कठिन परिश्रम कर वह एक सफल व्यवसायी बन गया, लेकिन अब उसे अपने ऊपर घमंड हो गया। वह सोचता कि वह सिर्फ अपने कठिन परिश्रम से ही सफल हुआ है, इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं है। इसलिए उसकी भगवान में आस्था कम हो गई और उसने भगवान की पूजा करनी छोड़ दी।
एक बार लोगों के बीच भगवान को लेकर बहस होने लगी तो धर्मदास बोला, भगवान कौन है? वह है ही नहीं। देखो, मैं अपने कठिन परिश्रम के कारण ही आज सफल हुआ हूँ, और यदि वास्तव में भगवान शक्तिशाली हैं तो वह मुझे 2 मिनट में मारकर दिखाएं। मैं उसे चुनौती देता हूँ। 2 मिनट बाद धर्मदास स्वयं मुँह जिंदा पाकर भगवान के ऊपर हंसने लगा। बेटा, तुमसे ऐसा करने को कहता तो क्या तुम उसे मार डालते? भगवान हमारे पिता के समान है, वह कभी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकते। तुम्हारी सफलता में भगवान का ही आशीर्वाद है। धर्मदास को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने घमंड करना छोड़ दिया और वह एक बार फिर ईश्वर में विश्वास करने लगा। सड़क के किनारे एक बरगद और एक आम का पेड़ था। आम के पेड़ पर रसीले एवं मीठे आम लगते थे। सभी लोग उसकी छांव में विश्राम करने के साथ साथ उसके मीठे फलों का भी आनंद लेते थे। बूढ़े बरगद की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता था। धीरे धीरे उस आम के पेड़ को अपने ऊपर बड़ा घमंड हो गया। वह बरगद के पेड़ से बोला, प्रत्येक व्यक्ति मुझे और मेरे स्वादिष्ट फलों को ही पसंद करता है, तुम्हें तो कोई पूछता भी नहीं। बरगद का पेड़ बोला, इतना घमंड अच्छा नहीं। प्रत्येक वस्तु का अपना एक विशेष महत्व और उपयोग होता है। इसके अगले ही दिन कुछ बच्चों ने उस घमंडी पेड़ के सारे आम तोड़ डाले और टहनियों एवं पत्तों को भी नुकसान पहुंचाया। अब आम का पेड़ बड़ा ही भद्दा लग रहा था। आम के पेड़ की ऐसी स्थिति देखकर बरगद का पेड़ बोला, घमंड हमेशा मुसीबत में डालता है। तुम्हारी खूबसूरती ही तुम्हारे लिए मुसीबत बन गई, जबकि मैं अब भी यहाँ पर वैसा ही सुरक्षित हूँ। एक बार एक राजा किसी बुद्धिमान व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करना चाहते थे, इसलिए उसने एक योजना बनाई और पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी एक पहेली का जवाब देगा वह उसे ही अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे। अब पहेली इस प्रकार थी। एक आदमी के पास एक शेर, एक बकरी और घास का एक परिंदा है। यह व्यक्ति तीनों को किस प्रकार नदी पार ले जाए ताकि शेर बकरी घास को न खा सके, जबकि नाव में एक वक्त में सिर्फ 2 ही लोग जा सकते हैं। वह आदमी क्या करेगा? बहुत से लोगों ने इस पहेली को हल करने की कोशिश की, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। तब एक युवक राजा के पास आया और बोला, महाराज, पहेली के लिए मेरा हल इस प्रकार है। वह व्यक्ति पहले बकरी को नदी के पार लेकर जाएगा, फिर वह शेर को नदी पार लेकर जाएगा, बकरी को अपने साथ वापस ले जाएगा, तब वह घास को लेकर जाएगा और फिर बकरी को लेकर जाएगा। इस प्रकार तीनों नदी पार हो जाएंगे। राजा उसकी चतुराई एवं बुद्धिमानी से अत्यधिक प्रसन्न एवं प्रभावित हुआ और उसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। राजा काल हेतु एक एवं लालची राजा था। उसने सभी पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण कर उन्हें पराजित कर दिया था, लेकिन सिर्फ राजा उदयमन को पराजित करने में वह असफल रहा था। उदयमन को बंदी बनाने के लिए राजा कालहेतु ने एक चाल चली। उसने उदयमान को अपने महल में भोज पर आमंत्रित किया। राजा उदयमान ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जब राजा उदयभान राजा कालकेतु के महल पहुंचा तो उसे बंदी बना लिया गया। अब राजा के हेतु अपने एकमात्र दुश्मन को बंदी हो सुनकर बहुत खुश था। उसे अपने ऊपर अत्यधिक गर्व महसूस रहा था। वह यह सोचकर फूला नहीं समा रहा था कि भले मैंने छल का सहारा लिया, लेकिन अब मेरा कोई शत्रु नहीं रहा। अब उसे किसी का भय नहीं रहा था। तब अचानक एक सिपाही दौड़ता हुआ उसके पास आया और बोला,
महाराज, राजा उदयमन ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है और उसकी सेना ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। जिस व्यक्ति को आपने बंदी बनाया है वह राजा उदयमान नहीं है, बल्कि एक बहरूपिया है। उदयमान की इस युद्ध में विजय हुई। फिर उसने काल हेतु से दूसरे राज्यों के राजाओं को आज़ाद करने के लिए कहा। आज़ादी का आनंद। किसी गांव में एक आवारा कुत्ता रहता था। वह इधर उधर घूमता फिरता रहता था। यदि कदापि कोई उसे अपनी जूठन डाल देता था, वह उसी खाकर संतुष्ट हो जाता था। दिन भर इधर उधर घूमने के बाद रात को यथार्थ कर जहाँ उसे जगह मिलती सो जाता था। कभी किसी पेड़ के नीचे तो कभी तालाब के किनारे या कभी किसी ढाबे के बाहर। आवारा घूमते रहने से वह मेला कुचेला सा रहता, इसलिए कभी किसी ने उसे पालने के विषय में नहीं सोचा था। पेट भर खाना न मिलने के कारण जब कभी वह निठाल हो गया, तब भी उसने अपने भाग्य का रोना नहीं रोआ। वह हर पल खुश रहता था। वह इसलिए बात से बहुत संतुष्ट था कि वह जहाँ कहीं और जहाँ चाहे जा रहा सकता था। एक दिन उसे किसी शादी वाले घर में खाने के लिए बहुत कुछ मिला। उसने पेट भर खाना खाया और मस्त होकर इधर उधर घूमा फिरा। कभी पेड़ों पर बैठी हुई पक्षियों को उड़ाया और कभी घास चरते हुए गायों को डरवाया। कभी सड़क पर घूमते हुए बिल्ली के पीछे भागा तो कभी स्कूल से आ रहे बच्चों को भौंका। उस दिन उसकी ऐसा करने से बहुत आनंद आ रहा था, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ था। कुछ दिन बाद उसे कुछ लंबी सी करने की सूची गांव में गई मिली। दूर चलकर वह एक शहर में पहुंचा, जहां उसके मोटम गाड़ियों देखी। तरह तरह की रोशनियां उसे देखने को मिली और अच्छे कपड़े में मनुष्य को देखकर उसकी आंखें खुली रह गईं। इधर उधर घूमने पर उसे अच्छी होटलों बाहर खाने के लिए बहुत सा माल भी मिल गया। चलते चलते वह एक व्यस्त कोठी के पास पहुंचा। उसका बरामदा खुला था और उस बरामदे में आगे उसे खुशी रही घर कालीन की तरह लग रही थी। इससे पूर्व उसने ऐसा कभी नहीं देखा था, अतः यह देखकर वह हैरान हो गया। उसका जी चाह रहा था कि वह अंदर जाकर अच्छी तरह से परंतु को देख। इतने में अंदर से एक स्वभक्त और बलशाली कुत्ता बाहर आया। उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उससे उसकी ईर्ष्या होने लगी। शहरी कुत्ते
कुत्ते ने गांव के आवारा कुत्ते को गृहस्थ से देखा तो वह गांव का कुत्ता डर गया। उसने घबराकर शहरी कुत्ते को सलाम किया। शहरी कुत्ते के यह सम्मान पाकर प्रसन्न हुआ और पूछने लगा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम ज्ञात होना चाहिए कि शहरी जीवन के कुछ शिष्टाचार होते हैं। गांव के कुत्ते ने उसे फिर सलाम किया और बोला, जी अच्छा, मैं तो केवल जी अच्छा देखने आया था कि मेरा शहरी भाई कैसे जीवन व्यतीत कर रहा था। तुम्हारे शहर में बहुत मजबूत है। तुम्हारे बाल भी साफ और नरम हैं और जानना चाहता हूँ कि तुम्हें यह सब कैसे प्राप्त किया। हाँ, हैरान हो किसी में यह तक कैसे पहुँचा? शहरी कुत्ता ने अपना सिर ऊंचा करते हुए कहा, वास्तव में कोई भी कुत्ता यह सब कुछ पा सकता है। तुम्हारे भी हृदय आराम मिल सकता है यदि तुम गांव के रंग ढंग छोड़ दो। यदि तुम चाहो तो मैं अपने स्वामी से तुम्हें मिला सकता हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरा स्वामी तुम्हें आवश्यक रख लेगा और शहरी जीवन के ठग भी सिखा देगा। उस एक कुत्ते की आवश्यकता भी है। प्रशंसा और आश्चर्य से आपने पूछा, इसके लिए मुझे क्या काम करना होगा? काम कोई खरा काम नहीं करना होगा, केवल गेट पर बैठना होगा। यदि कोई अपरिचित व्यक्ति कोठी में आने लगे तो उस पर भौंकना होगा। यदि कोई भिखारी आदि एक तो उस पास ऐसे झगड़ा होगा कि वह भविष्य में यह आने की हिम्मत न कर सके। इसके बदले में तुम्हें मालिक और उसके परिवार के सहायकों से इतनी जूठन मिलेगी कि तुम उसको खाकर ही पाओगे। अर्थात तुम यह हर तरह से मौज करोगे। शहरी कुत्ते ने गर्व से कहा। ये सब बातें सुनकर वह सोचने लगा, यदि उसके जीवन का नक्शा बदल जा रहा है, वह शहरी कुत्ते की तरह मौज करे। एकदा गांव के कुत्ते ने शहरी के कुत्ते को गर्दन पर नजर डाली तो पूछा, भाई तुम्हारे गर्दन की अंगुली पर यह फटाई कैसे है? शहरी कुत्ते की आंखों में नीचे करके उत्तर दिया, कुछ नहीं, यह कभी कभी मेरा स्वामी मेरे गले में जंजीर डाल देता है ताकि मैं अपने स्थान से दूसरे स्थान पर न सकूं। गांव के कुत्ते ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम्हारा स्वामी तुम्हारे गले में जंजीर डाल देता है? अर्थात तुम अपनी इच्छा से इधर उधर कहीं नहीं जा सकते हो। तुम्हारा स्वामी तुम्हें जिंदा ले जाना चाहता है। तुम्हें उधर से जाना होता है। यह कैसे जीवन है तुम्हारा? शहरी कुत्ता ने कहा, तुम क्या हुआ यदि स्वामी ने कभी कभी जंजीर से बांध भी दिया तो इसमें हर्ज ही क्या है? मैं तो यह अपमान कभी सहन नहीं कर सकता। गांव के कुत्ते ने कहा, यह तो ठीक है कि तुम्हारे बाल सफेद विशुद्ध
हैं, तुम्हारे पेट भर खाना भी मिलता है, किंतु स्वतंत्र जीवन के मस्तिष्क का अपना ही नाश होता है। जहाँ तक मेरा प्रश्न है कि तुम अपने गले में पट्टा डालो कि अविच्छापूर्वकता मरना पसंद करोगे, करना यह बंद मुझे कदापि पसंद नहीं है, कहकर वह अपने गांव की ओर चल पड़ा। वनस्पति प्रेम डाक पशु। एक बार संध्या के समय एक बालक अपने घर में गेंद से खेल रहा था ताकि उसकी गेंद उछल कर बगीचे के पौधों में जा गिरी। जब बालक एक लकड़ी से अपनी गेंद बाहर निकालने लगा तभी उसकी माँ ने कहा, बेटे, पौधे तो सो रहे थे, उन्हें मत जगाओ, गेंद कल सुबह निकाल लेना। माँ की बात सुनकर बालक को अचंभा हुआ। वह सोचने लगा कि अगर पौधे सोते जागते हैं तो उसमें हमारी तरह प्राण भी होते होंगे। जब भी बालक पौधों को पानी देता, वह सोचता था क्या पौधे पानी और भोजन पाकर प्रसन्न होते हैं? क्या आवश्यकता में उमड़ने बादलों को देखकर भी वे खुशी और आनंद से नाच उठते हैं? फिर तो फूलों को तोड़ने पर या तेज आंधी में डालियों के टूटने पर पेड़ पौधों को भी दर्द होता होगा। यही बालक जब बड़ा होकर वैज्ञानिक बना तब उसने पेड़ पौधों के बारे में कई विचित्र बातों का पता लगाया। उसने खोज की और सिद्ध किया कि पेड़ पौधे के जीवन में भी बहुत सी बातें हमारी ही तरह होती हैं। इसी बालक की नई खोज के संस्कार आश्चर्यचकित रह गए। क्या तुम इस बालक को जानते हो? इस बालक का नाम था जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु का जन्म 30 नवंबर 1898 में ढाका जिले के मेमनशहर अब बांग्लादेश में नामक ग्राम में हुआ था। बालक जगदीश चंद्र की प्रारंभिक शिक्षा गांव की ही थी। एक पाठशाला में हुआ। पाठशाला में किसानों के कई बेटे उसके साथ में भी सभी बालक प्रातः खेलते बढ़ते और पौधों के बारे में बातचीत करते रहते थे। इसलिए जगदीश की रुचि भी पेड़ पौधों में बढ़ गई। जब वे 13 पर के हुए तो उन्हें कोलकाता में सेंट जोविया कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा गया। वह से बड़ा पूर्व कर के इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड में रहकर उन्होंने विज्ञान की अच्छी शिक्षा प्राप्त की। फिर स्वदेश लौट आए। यहाँ उसने कोलकाता के प्रेसिडेंशियल कॉलेज में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हो गई। उस समय हमारा देश अंग्रेजी का गुलाम था। जगदीश चंद्र बसु का जब अंग्रेजी अध्यापकों को कम वेतन मिला तो उनके स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचा। उन्होंने कहा, या तो मुझे भी पूरा वेतन दिया जाए वरना मैं बिना वेतन ही काम करूंगा। लगातार 3 वर्ष तक वे उस कॉलेज में बिना वेतन के कार्य करते रहे। अंत में कॉलेज के अधिकारियों को उनकी समझ में
झुकाना पड़ा और उन्हें अंग्रेजी अध्यापकों के बराबर ही वेतन दिया जाने लगा। जगदीश चंद्र ने जब यह अद्भुत खोज की कि पेड़ पौधे में भी प्राण होते हैं, वो हमारी तरह ही खुश दुख का अनुभव करते हैं, तो लोग को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। अतः बसु ने इस सिद्ध करने का निश्चय किया। उन्होंने पौधों की वृद्धि नापने, चोट लगाने और मारने समय पौधों में होने वाले कंपन और दिखने आदि के यंत्र बना डाले। इतना ही नहीं, उन्होंने पौधों के कष्ट और उनकी मृत्यु के दृश्य पदों पर भी दिखाया। उन्होंने जीवन पौधों की वृद्धि की एक हल्की सी लड़ी जोड़ी तो पदों पर पौधों का कफन और तड़पण साफ दिखाई देने लगा। धीरे धीरे वह पौधे मर गए। इन दृश्यों को रक्षित देखकर लोग आश्चर्यचकित हो उठे। डॉक्टर जगदीश चंद्र वनस्पति जगत की इन खोजों के कारण विदेश भर में प्रसिद्ध हो गए। वे ऐसे पहले भारतीय वैज्ञानिक हैं जिनका नाम विश्व भर में फैल गया। लंदन विश्वविद्यालय में उन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस